गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्षितिज का गद्य पाठ। क्षितिज में दो भाग है, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य विद्या में हम कहानियों के बारे में पढ़ते हैं, कहानी, निबंध, आत्मकथा आदि के बारे में पढ़ते हैं। और पद्य विद्या में पद भाग में हम कविता आदि, दोहा आदि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम गद्य भाग में दो बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम, मतलब बचपन का जो नाम था, वो धनपत राय था। ये प्रेमचंद्र का जो बचपन था वो बहुत अभाव में बीता, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो काफी अभाव में इन्होंने अपना जीवन यापन किया। किसी तरह प्रेमचंद्र ने अपनी शिक्षा पाई। अभाव में रहते हुए भी अपनी शिक्षा के प्रति वो काफी सजग रहे और बीए तक उनकी शिक्षा हो पाई। फिर शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया, वहां से त्यागपत्र दे दिया और फिर से बाद में ये स्वतंत्र लेखन शुरू कर दिए, स्वतंत्र लेखन आरंभ किए। स्वतंत्र लेखन के प्रति ये पूर्ण समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथा का तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये अपने कहानियों में हमेशा आंचलिक कहानियां लिखा करते थे। पास परिवेश में भी होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा करते थे। ठीक है ना, तो इस महान कथाकार का जो देहांत है सन 1936 ईस्वी में हो गया, ये हमारे बीच से चले गया। प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनमें कुछ कहानियों के नाम हैं सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन। ठीक है, ये मुख्य है। ठीक है, ये मुख्य उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संचालन किया, पत्रिकाओं भी उन्होंने निकाले। सबसे पहले ये जानिए कि इन्होंने जो कहानियां या उपन्यास लिखी उसमें आपको उन साहित्य के अंतर्गत गांव के माहौल का, गांव के परिवेश को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने गांव के साहित्य की अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में ज्यादा मिलती है। फिर किसानों और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति होती है, दलितों का किस प्रकार शोषण किया जाता है और समाज में स्त्री की क्या दुर्दशा होती है, उसके बारे में भी इनके कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, प्रेमचंद्र के कथा का जो संसार है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। उसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। उन्होंने बस मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के बारे में भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद्र के कथा साहित्य प्रेमचंद्र बड़ी से बड़ी बातों को भी अपनी कथा साहित्य में बड़े आसानी से सरल भाषा में, सीधे भाषा में कह जाते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा के बारे में। तो उसका सारांश आप ये जान लीजिए कि इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज में पशुओं का जो भावात्मक संबंध होता है उसका वर्णन किया है। ठीक है, इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, दो बैल है, हीरा और मोती। वो किस प्रकार अपने मालिक से प्रेम करता है और अपने मालिक का सानिध्य पाने के लिए कितना संघर्ष करता है,
उसके बारे में उन्होंने लेखन किया है। ठीक है। और साथ ही इस कहानी में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता हमें सहज नहीं मिलती है, स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो वो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिला करती, बल्कि उस आज़ादी को पाने के लिए हमें अथक संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। जो हीरा मोती की जो कहानी है, दो बैलों की कथा, वो हमारी आज़ादी की ओर भी संकेत करती है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग का विकास किया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा के बारे में। इस कहानी में कहा गया है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। सभी जानवरों में गधा को सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है। और अगर किसी आदमी को, जो कि बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, ठीक है, तो सरल स्वभाव का है, तो वो उस सरलता में वो सभी कामों को लोगों के किसी काम के लिए मना नहीं करता है, तो लोग उससे काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उसे क्या समझते हैं? गधा। कहने का मतलब है कि जो सीधा व्यक्ति है उसे लोग गधा समझते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। कहानी में बतलाया गया है कि गधा सचमुच में बेवकूफ है या फिर बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत ही सीधा है, इसलिए उसे गधा कहा गया है, यह निश्चय नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पे, गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो गाय सींग मारती है। गाय भी सरल स्वभाव की होती है, ठीक है, बहुत ही सरल स्वभाव की होती है, लेकिन फिर भी अचानक ही जब ब्याई हुई गाय के पास, उसके बच्चे के पास कोई आने की कोशिश करता है तो अनायास ही वह गाय सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, मतलब अपने बच्चे के पास किसी को आने नहीं देती है। ठीक है। फिर अन्य उदाहरण दिया गया है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा गया। मतलब सब जो सरल स्वभाव का जानवर है उसे भी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार क्रोध आ जाता है, लेकिन कभी भी गधे को किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा है। ठीक है। जितना चाहो उसे बेचारे की संज्ञा दी गई है, जितना चाहे उस पर क्रोध कर लीजिए, उसे मार लीजिए, ठीक है, जितना चाहो, जितना भी चाहिए उस गरीब को सताए, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर असंतोष की भाषा नहीं आती है। ठीक है। कभी भी उस पर असंतोष की भाषा, असंतोष की जो छाया है कभी उस पर दिखाई नहीं देती है। बैसाख के महीने में चाहे एक आध बार वह कुलेल कर लेता है, मतलब थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है, आराम कर लेता है, लेकिन चाहे कितनी भी खराब मौसम है, कैसा भी मौसम है, कभी भी वह किसी काम को करने से इनकार नहीं करता है। ठीक है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए देखा नहीं गया। मतलब कैसी भी परिस्थिति में वह कभी उसे बदलते हुए नहीं देखा गया। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। ऋषि मुनि जो कि हमेशा परोपकार के ही कार्य करते हैं, हमेशा शांत और सौम्य रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वो भी कभी किसी पर क्रोध करते हुए नहीं देखा गया। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी आदमी, मतलब हम मनुष्य, गधे को क्या कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं, जबकि वो सद्गुणों का भंडार है।
गधा क्या है? सद्गुणों का भंडार है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि ज्यादा जो सीधापन होता है वो भी मतलब सबके समक्ष बहुत ज्यादा भोला भाला बनना, ज्यादा सरल और सीधा बनना उचित नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार उदाहरण दिया गया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम। अब लेखक उदाहरण देता है कि अमेरिका वाले या फिर अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका में उन्हें जो भारतवासी है, पहले का समय, अभी तो परिस्थितियां बहुत बदल गई है, हर तरफ भारत के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन पहले के समय में जो भारतवासी होते थे उन्हें लोग लाचार और मजबूर समझते थे, उन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाता था, और अफ्रीका में भी और अमेरिका भी उनकी काफ़ी दुर्दशा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी शराब पीते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय जाते थे वो वहाँ पे मेहनत पर विश्वास रखते थे, मेहनत करके अपने कुछ पैसे इकट्ठे करते थे और इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। ठीक है ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, बस अपने काम से उन्हें मतलब रहता था। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अब इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि अगर उनका जवाब भारतीय उस समय देने लगता, मतलब उनका उनसे मुकाबला करता, तो शायद वह भी सभ्य कहलाने लगते। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया है। एक ही विजय के कारण भारतीयों को सभ्य जाति में गिनती होने लगी है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, और उससे भी कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बैल को कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी अर्थात बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। बैल को एकदम बैल है। आपने सुना होगा कि आपके आस पड़ोस में भी लोग कह देते एकदम बैल है, मतलब बड़ा हो गया और इसे अकल नहीं है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है कि जब बैलगाड़ी खींचकर ले जा रहा हो और जब बैल को गाड़ी बढ़ाने आगे बैलगाड़ी खींचना नहीं चाहता है तो अड़ जाता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है ना। कभी कभी मारता भी है तो कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। उसका स्थान जो है वो गधे से नीचा है, क्योंकि उसे भी क्रोध आता है। अब कहानी का जो दो बैलों की कथा है, उसका दोनों बैलों को रखने वाला एक झूरी नाम का व्यक्ति है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, मतलब कम उम्र के थे, देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस, काम में उनका पूरा ध्यान था, और डील में ऊंचे, मतलब बड़े भी थे। उनका शरीर भी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बहुत दिनों से एक साथ ही झूरी के पास ही दोनों रहे, हीरा और मोती, तो दोनों में भाईचारा मतलब बहुत ही प्रेम हो गया था। ठीक है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों बैल आमने सामने बैठे हुए आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, अपने विचार विनिमय करते थे, मतलब अपने बातचीत वे आपस में करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। हीरा को क्या परेशानी है वो मोती जान जाता था, और मोती को क्या परेशानी है वो हीरा जान जाता था।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। ठीक है ना। फिर लेखक कहता है कि दोनों में इतनी आत्मीयता थी, इतना प्रेम था, दोनों में ऐसी जरूर कोई गुप्त शक्ति थी जिसके कारण वे एक दूसरे में इतना घनिष्ठ प्रेम था। ठीक है। एक बार की बात है, दोनों बैल हीरा के पास ही थे। हीरा काछी का एक साला था जिसका नाम था गया। गया ने दोनों बैलों को जब देखा तो उसे अपने घर ले जाने को हुआ। उसने हीरा झूरी से बात की कि मुझे कुछ दिनों के लिए ये बैल मुझे आप सौंप दीजिए। कुछ कृषि के कार्य है, उन कार्यों को पूरा करके मैं दोनों बैलों को फिर वापस कर दूंगा। ठीक है ना। संयोग की बात है तो भेज दिया उसने। अपने झूरी ने क्या किया, दोनों दोस्तों को अर्थात हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को नहीं मालूम था कि ये जो गया जो झूरी जो उन्हें भेज रहा है तो गया के हाथों वो उसे बेच रहा है या फिर उसे वापस बुला लेगा, इसकी जानकारी दोनों बैलों को नहीं थी। दोनों ने आपस में सोचा कि हो ना हो मालिक ने हमें किसी के सामने बेच दिया है। ठीक है। तो दोनों ये सोचने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे कि आखिर हमने अपने मालिक जोड़ी का क्या बिगाड़ा था। अगर मालिक के साथ कोई परेशानी थी तो हमसे साझा करता, हमें कम चारा भूसा देता, हमें खाने को कम देता, लेकिन हमारा मालिक दूसरे के हाथों हमें क्यों बेच दिया, ये दोनों बैलों को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। रास्ते में जब गया उन बैलों को लेकर जा रहा था, दोनों बैलों ने उसे काफी परेशान किया। एक दाएं भागता तो दूसरा बाएं। ठीक है। गया एक को पीछे से हाँकता तो दूसरा आगे चला जाता है। इस तरह काफी परेशान दोनों बैलों ने बहुत तंग किया उसे। इस पर गया को क्रोध आ गया। उसने दोनों बैलों को मारना शुरू किया। तो बैलों ने भी हुंकार भरी, गया पर अपनी हुंकार दी। अगर ईश्वर कहा गया है कि अगर दोनों मुक्त प्राणी थे, मतलब गया से कुछ कह नहीं पा रहे थे, अगर ईश्वर ने उसे वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि हम गरीबों को आखिर दूसरों के पास तुमने क्यों बेचा। ठीक है। हम तुम्हारी सेवा कर लेते, तुम्हारे पास रहते तो 2 वक्त का चारा कम भी खा लेते, लेकिन तुमने हमें उसके हाथ बेचा क्यों। ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि गया भी उसे काफी मार पीट रहा था, रास्ते में काफी परेशान कर रहा था। तो शाम के समय गया अपने घर दोनों बैलों को लेकर जब पहुंचा तो उसके स्थान पे उन्होंने बांध दिया, मतलब खूंटे पे बांध दिया। और क्या दिन भर चलते चलते दोनों बैल काफी भूखे भी थे। भूखा होने पर भी गया को तो पहले से ही क्रोध था। उसने क्या किया, रूखा सूखा जो भूसा था वो डाल दिया। कुछ भी उसके साथ छानी, मतलब कोई चारा उसने नहीं दिया, बल्कि रूखा सूखा उसके सामने डाल दिया। ठीक है। अब दोनों बैल ने, भूख तो काफी जोरों से लगी थी, थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत समझिए ना के बराबर उन्होंने बस उसे सूंघा और चुपचाप बैठ गए। रात में दोनों ने अपने मुख भाषा में यह विचार किया, यह योजना बनाया। ठीक है ना। अपने नजरों में विचार किया, कनखियों से एक दूसरे को देखा और ये योजना बनाई कि जब गया सो जाएगा या फिर गांव के लोग सो जाएंगे तो हम दोनों के जो रस्सियां खूंटे से बंधी है उसे जोर लगाकर तोड़ लेंगे और हम यहाँ से भाग चलेंगे। ठीक है। ठीक वही बात हुई। जैसे ही रात को सब सो गए तो दोनों बैलों ने काफी जोर लगाकर, न जाने उनमें कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी, इतने मोटे रस्सियों को उन्होंने तोड़ डाला। एक एक झटके में उन रस्सियां क्या हुई, टूट गई। रात में ही बैलों ने चलना प्रारंभ कर दिया और रात भर चलते चलते उन्हें रास्ता
जब गया उन्हें लेकर आ रहा था तो रास्ता उन्होंने जान लिया था,